सेव किया था ना? मैं सिर्फ इसलिए गया था क्योंकि उसने मुझे कॉल किया, दैट्स इट। बट लिसन तो, Save it for someone else. जिंदगी में सेव करना जरूरी है, मगर जब बात पैसों की हो सिर्फ सेविंग से काम नहीं चलेगा। इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कीजिए और अपने सेविंग्स को आगे बढ़ने का मौका दीजिए। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme related documents carefully. स्वागत है आपका प्योर पॉलिटिक्स में। अगर अरविंद केजरीवाल के भाषणों को, खास करके अरविंद केजरीवाल का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस और जो तालकटोरा स्टेडियम में उनका कार्यक्रम था, उनकी बातों को बड़े ध्यान से सुने, गहराई से सुने और उनके शब्दों पर गौर करें, तो उनके शब्द वही हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शब्द हुआ करते हैं। अरविंद केजरीवाल ने ये कहा कि अब ये देश न झुकेगा न रुकेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी हर भाषण में इस बात का जिक्र करते हैं कि अब ये देश न रुकेगा न झुकेगा। अब इस देश का जो सामर्थ्य है, इस देश का जो पौरुष है, वो जाग चुका है और देश अब बुलंदियों पर, उन बुलंदियों को छुएगा। अरविंद केजरीवाल अब 130 करोड़ भारतीयों की बात करते हैं। सिर्फ वो 2-3 करोड़ दिल्ली वालों की बात नहीं करते, वो 130 करोड़ भारतीयों की बात करते हैं, जो नरेंद्र मोदी अपने भाषणों में 130 करोड़ भारतीयों के पुरुषार्थ की बात करते हैं। अरविंद केजरीवाल ये कहते हैं कि जिस तरह से पिछले 70 सालों में सरकारों ने इस देश को एक तरह से डेवलप होने नहीं दिया, यानी कि इस देश में जो सरकारें आई उन्होंने देश को नंबर 1 देश, यानी कि पूरे विश्व में एक नंबर 1 कंट्री होने नहीं दिया इस भारत को। नरेंद्र मोदी भी 2014 में जब आए थे तो उनके भाषण का पिच यही था कि पिछले 60-70 सालों में जो कांग्रेस की सरकारें रही है, सिर्फ 5-6 सालों को छोड़ दिया जाए, वाजपेयी के टेन्योर को छोड़ दिया जाए, तो कांग्रेस की सरकारों ने इस देश को लूटा है और इस देश की सारी बुराइयों की जो वजह है, इस देश के सारे पिछड़ेपन की जो वजह है, वो कांग्रेस का 60 सालों का, 70 सालों का राज था। अरविंद केजरीवाल अब उसी बात को, यानी कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2014 में कहते थे, अरविंद केजरीवाल उसी बात को 2022 में कह रहे हैं। अरविंद केजरीवाल ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की मनीष सिसोदिया के घर पे सीबीआई छापे मारने के बाद, उसमें उन्होंने आह्वान किया है, उसमें उन्होंने एक मिस कॉल नंबर दिया। वो मिस कॉल नंबर इस बात का है कि देशवासी जो है उस नंबर पर मिस कॉल करें कि देश को अगर उन्हें नंबर 1 बनाना है, नंबर 1 की कंट्री बनाना है, तो उसके लिए वो मिस कॉल दें। आपको याद होगा किस तरह से अन्ना मूवमेंट की जो शुरुआत हुई थी और उस दौर में इस एक्सपेरिमेंट को इम्प्लीमेंट किया गया था। मिस कॉल का जो कॉन्सेप्ट था, उसके बाद ये कॉन्सेप्ट 2014 में नरेंद्र मोदी ने बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया। मेंबरशिप ड्राइव और तमाम उस एक देश में माहौल बनाने के लिए अरविंद केजरीवाल भी देश में एक नया माहौल बनाना चाहते हैं। वो माहौल किस लिए बनाना चाहते हैं, तो क्या, और जिस तरह से मनीष सिसोदिया जो अरविंद केजरीवाल के डिप्टी हैं, उनके घर पे छापा मारा गया है, इन दोनों के बीच में क्या कड़ी है, इन दोनों के बीच में क्या कोरिलेशन है? क्या अरविंद केजरीवाल 2024 में नरेंद्र मोदी को टक्कर देना चाहते हैं? नरेंद्र मोदी के खिलाफ वो एक देश में माहौल बनाकर बीजेपी को साफ तौर से, सीधे तौर पर चैलेंज करना चाहते हैं। और बीजेपी जिस तरह से सेंट्रल एजेंसियां छापे मार रही है, हालांकि ये पॉलिटिकल वेंडेटा है, अरविंद केजरीवाल इसे पॉलिटिकल वेंडेटा कह रहे हैं, पॉलिटिकल विच एंड कह रहे हैं। ये पॉलिटिकल वेंडेटा है या नहीं, ये आप व्यूअर तय करें। लेकिन क्या बड़े मोदी जो हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, क्या वो अपने छोटे मोदी अरविंद केजरीवाल से डर गए हैं? क्या उन्हें लगता है कि जो आप है, जो आम आदमी पार्टी है, वो बीजेपी को आने वाले समय में ज़्यादा डैमेज करेगी कांग्रेस की तुलना में? तो क्या है इन सब के रहस्य? प्योर पॉलिटिक्स में बात अरविंद केजरीवाल के नए उभरते हुए स्वरूप की, उनकी 2024 के एम्बिशन की, बीजेपी के का जो फियर फैक्टर है वो क्या है? तो प्योर पॉलिटिक्स में बात केजरीवाल की। 2014 में जब नरेंद्र मोदी गुजरात से दिल्ली की यात्रा कर रहे थे और वहाँ पर जब प्रधानमंत्री पद के लिए वो एक तरह से बीजेपी के चीफ कैंपेनर थे, तो उनके पूरे भाषण का, उनकी पूरी जो कैंपेन की जो स्ट्रैटेजी थी, उसको अगर आप याद करें तो नरेंद्र मोदी ने कई सारे बड़े वायदे किए थे। वो जो वायदे थे कि
रोजगार देने का, 2 करोड़ रोजगार देने का जो वायदा था कि देश में रोजगार की बहार आ जाएगी। जो एस्पिरेशनल क्लास था, एस्पिरेशनल जो सोसाइटी थी, उसको लगता था कि मनमोहन सिंह के करप्शन के बाद ये एक उम्मीद की किरण है जो रोजगार लाएगा। दूसरा, उन्होंने जो वायदा किया कि किस तरह से जो किसान है बदहाल, उसकी स्थिति में सुधार होगा, उसकी स्थिति और बेहतर होगी। बाद में सरकार ने उसे किसानों की आय दुगनी करने का लक्ष्य रखा और वो 2022 का टारगेट रखा गया कि किसानों की जो आय हो जाएगी दुगनी हो जाएगी। इसके अलावा तमाम इस तरह के वादे किए गए। किस तरह से कांग्रेस के करप्शन से जो देश एक तरह से जर्जर हो चुका है, उस पूरे दौर में 2G 3G कॉमनवेल्थ घोटाले, इन सब की गूंज से देश इस तरह से त्रस्त हो चुका था कि देश को लगा एक नई बयार बह रही है, एक नई हवा की तरह नरेंद्र मोदी एक झोंके की तरह आए और देश उसमें बह गया और प्रचंड बहुमत के साथ नरेंद्र मोदी दिल्ली की सत्ता तक आए, प्रधानमंत्री बने। अरविंद केजरीवाल उसी टैम्पलेट को उठाकर 2024 में इस्तेमाल करना चाहते हैं, क्योंकि पिछले कुछ सालों में बीजेपी उन सारे वादों को अब उतनी प्रमुखता से नहीं दोहराती है, क्योंकि सरकार बीजेपी गवर्नेंस में है और बीजेपी से बार बार सवाल पूछा जाता है कि रोजगार का क्या हुआ, रोजगार के मुद्दे पर ट्रैक रिकॉर्ड क्या है, देश में अनएम्प्लॉयमेंट हर एक स्टेट में जो बीजेपी रूल्ड स्टेट है वहाँ और बाकी स्टेट्स में भी अनएम्प्लॉयमेंट की जो रेट है वो अपने चरम पर है। हरियाणा में तो 22%, 23% से 27% की अनएम्प्लॉयमेंट रेट है। तो उन राज्यों में जो अनएम्प्लॉयमेंट को दूर करने का जो वादा था, रोजगार क्रिएट करने का वादा था, उस पे कहीं ना कहीं बीजेपी अब बैकफुट पे आ जाती है। उसी तरह से दूसरे जो वादे हैं, किसानों की आय दोगुनी करने का वादा हो, हेल्थ केयर प्रोवाइड करने का वादा हो, ये सारे मुद्दे पर बीजेपी अब उस तरह से उनका जिक्र नहीं करती है, क्योंकि बीजेपी का कहना है कि चूंकि सरकार गवर्नेंस में है और सरकार जो इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर रही है उससे रोजगार लोगों को मिल रहा है, लेकिन वो वादे कहीं ना कहीं वो पीछे चले गए हैं। बीजेपी की जो नैरेटिव में जो प्रमुख तौर से जो मुद्दे आ गए हैं, अगर आप याद करें कि इस 15 अगस्त पर प्रधानमंत्री ने जो अपना भाषण दिया, उस भाषण में जो प्रधानमंत्री ने मुख्य तौर से जो उनके भाषण का निचोड़ था, उसमें 2 बातें उन्होंने खास तौर से उनका जो फोकस था, एक तो डायनेस्टिक पॉलिटिक्स, दूसरा करप्शन के खिलाफ एक तरह से वो 2024 के लिए नैरेटिव बनाना चाहते हैं कि जो सारे विपक्ष के नेता हैं वो एक तरह से करप्ट हैं और जो अपोजिशन रूल्ड स्टेट हैं वो सारे करप्ट लोगों की वहाँ पे जुगलबंदी चल रही है और उसमें जो डायनेस्टिक पॉलिटिक्स वाले हैं वो तो और ज़्यादा करप्ट हैं। और चूंकि इस दोनों तीर से एक तरह से उनका शिकार हो जाता है कि एक करप्शन के खिलाफ नैरेटिव बनाने का, दूसरा जो डायनेस्टिक पॉलिटिक्स के जो लोग सरकारों में हैं, चाहे वो स्टालिन हो या फिर तेजस्वी यादव हो या अखिलेश यादव हो या राहुल गांधी हो, उन सब पे वो अटैक करके एक देश भर में नैरेटिव बना सकते हैं। ये प्रधानमंत्री का एजेंडा है। लेकिन इसके साथ में उन्होंने उस भाषण में 5 कमिटमेंट की तरफ भी इशारा किया। वो 5 जो कमिटमेंट थे, वो ज़्यादातर जो कमिटमेंट थे वो कल्चरल नेशनलिज्म से जुड़े हुए कमिटमेंट थे, क्योंकि बीजेपी का जो नेशनलिज्म का प्लैंक है वो कहीं ना कहीं एक बड़ा प्लैंक है जिसके आधार पर बीजेपी को वोट मिलता है और वो कहीं ना कहीं रिलीजियस पोलराइजेशन, नेशनलिज्म के आधार पर पोलराइजेशन में मदद करता है। तो इसलिए जो 5 कमिटमेंट उन्होंने गिनाए, उसमें एक कमिटमेंट था डेवलप्ड इंडिया का, लेकिन इसका जो टारगेट था वो 2047 तक डेवलप्ड इंडिया का टारगेट रखा गया। दूसरा जो उनका कमिटमेंट था कि जो कॉलोनियल माइंडसेट है उससे देश को आज़ाद कराना है। अब चूंकि ये प्रण इसलिए प्रधानमंत्री ने दोहराया क्योंकि प्रधानमंत्री को लगता है या सरकार को लगता है कि उनकी सरकार की जो परफॉर्मेंस है उस पर बार बार सवाल उठाए जाते हैं, न केवल देश के अंदर अपोजिशन पार्टियों की तरफ से बल्कि जो इंटरनेशनल एजेंसियां हैं वो कई बार सरकार को कटघरे में खड़ा करती रहती है। चाहे वो UN का कोविड का डेटा हो कि यूनाइटेड नेशन कोविड में मरने वाले लोगों की जो संख्या बताई वो 40 लाख से ज़्यादा बताई, लेकिन सरकार का ऑफिशियल डाटा 4, 4.5, 5 लाख का था। तो सरकार की इन मुद्दों पर किरकिरी होती है। चाहे वो इंटरनेशनल एजेंसियां सरकार की जब क्रेडिट रेटिंग कम कर देती हैं तो सरकार की किरकिरी होती है। तो इसलिए जो भारत को ये ज़रूरत है कि कॉलोनियल जो माइंडसेट की इंस्टीट्यूशन है उनसे निकलना, यानी कि भारत की रेटिंग कोई इंटरनेशनल एजेंसी क्यों तय करे, भारत अपनी रेटिंग खुद तय करेगा। तो इससे एक तरह से आप इंटरनेशनल स्क्रूटनी से बच जाते हैं और दूसरा अपनी पीठ थपथपाने का आपको खुद से मौका मिल जाता है। तीसरा जो उन्होंने प्रण किया वो था कि
किस तरह से जो हमारे सिविलाइजेशन है, जो रिच सिविलाइजेशन है, उस पर हमें गर्व करना चाहिए। चाहे वो आयुर्वेदा हो, चाहे योगा हो, जिसको कि बीजेपी की सरकार ने काफ़ी ज़्यादा प्रोमिनेंस दिया है अपने इन सालों में, अपने गवर्नेंस के इन सालों में। तो इसलिए कल्चरल जो सिविलाइजेशन के जो मुद्दे हैं जिसमें कि हमें उस पर गर्व करना चाहिए, वो हमें और प्रमुखता से उन मुद्दों को आइडेंटिफाई करके, उनकी तलाश करके उस पर गर्व करना चाहिए। चाहे वो स्वतंत्रता आंदोलन में वैसे जो वीर नायक जो खो गए हैं इतिहास के पन्नों में, उनको सामने लाना। तो इससे कहीं ना कहीं बीजेपी का आइडियोलॉजिकल एजेंडा भी पूरा होता है, वोट भी कहीं ना कहीं पोलराइज होते हैं। तो इसलिए 5 प्रण में ये भी शामिल था। इसके अलावा यूनिटी की बात उन्होंने कही कि एकता कैसे देश में हमें बरकरार रखनी है, और इसके अलावा ड्यूटी, उन्होंने जो सिटीजन है उसके लिए जो ड्यूटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात कही। अरविंद केजरीवाल ने इसके समानांतर उन्होंने भी 5 प्रण गिनाए। अब अरविंद केजरीवाल का 5 प्रण क्या है वो सुनिए। अरविंद केजरीवाल ने जो 5 प्रण गिनाए, उन्होंने कहा कि इस देश में फ्री एजुकेशन देने की बात मैं करूंगा, और 130 करोड़ देशवासियों को अगर 5 साल मुझे मिल जाए, यानी कि जो नरेंद्र मोदी 2014 में कहते थे कि अगर मुझे 5 साल मिल जाए तो मैं इस पूरे देश का कायाकल्प कर दूंगा, अरविंद केजरीवाल उसी बात को कह रहे हैं कि 5 साल मुझे अगर मिल जाए तो मैं सारे देशवासियों को, जो उन्होंने एक आंकड़ा दिया है कि 27 करोड़ बच्चे स्कूलों में पढ़ते हैं, उन सारे बच्चों को मैं फ्री एजुकेशन दूंगा, जो उनका एक बड़ा पोल प्लैंक रहा है, जिसको वो बार बार क्लेम करते हैं कि दिल्ली में उन्होंने करके दिखाया है। फिर उनका जो दूसरा प्रण था वो था फ्री इलाज। उनका कहना है कि इस देश में सारे नागरिकों को फ्री इलाज क्यों नहीं मिल सकता। जब ग्रेटर क्लास में उनके मोहल्ला क्लिनिक में लोग इलाज कराने के लिए आ सकते हैं, तो इस देश में सारे जो नागरिक हैं उनको फ्री इलाज मिलना चाहिए, और हर व्यक्ति के फ्री इलाज पे मात्र पूरे साल का खर्च 2000 रुपया है। तो अगर 130 करोड़ की जनता को जोड़ लिया जाए कि उनको फ्री इलाज देना है, तो तकरीबन 2.5 लाख करोड़ के आसपास का बजट जरूरी होता है। तो 2.5 लाख करोड़ का बजट तो हम खर्च कर ही सकते हैं फ्री इलाज पे, क्योंकि हेल्थ इशू एक बहुत ही इमोशनल इशू होता है आम आदमी के रोज़मर्रा की ज़िंदगी में। तो इसलिए उस इमोशनल कॉर्ड को वो छूना चाहते हैं। तीसरा जो उन्होंने प्रण किया कि हर युवा को रोजगार देंगे। मोदी ने भी यही वादा किया था 2014 में कि रोजगार हर युवा को मिलेगा। अरविंद केजरीवाल उसी वादे को, जिससे कि बीजेपी हट गई है, उन वादों पर सरकार को घेरने की कोशिश और खास करके एक सपना दिखाने की कोशिश कि हर युवा को रोजगार दिया जाएगा। गुजरात में अभी हाल फिलहाल में ही उन्होंने ये वादा किया है कि वहाँ पे हर युवा को रोजगार मिलेगा, और साथ ही जो अनएम्प्लॉयड है उसको अलाउंस भी मिलेगा, 3000 रुपये का अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस मिलेगा। इसके अलावा उन्होंने वादा किया कि हर महिला को सम्मान और सुरक्षा मिलेगा, चूँकि वुमेन कंस्टिट्यूंसी एक बहुत बड़ी कंस्टिट्यूंसी है जिसपे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शुरू से नज़र रही है, और वुमेन वोटर टर्नआउट बीजेपी को बैक करती रही है। अरविंद केजरीवाल की भी नज़र उस वीमेन वोटर पे है। 5वां जो उन्होंने वादा किया है कि हर किसान को खेती का दाम मिलेगा। ये सबसे क्रूशियल वादा है, क्योंकि जिस तरह से फार्म एजिटेशन के बाद किसान एक तरह से नाराज हुए थे, सरकार को 3 बनाए हुए कानून को वापस लेना पड़ा। और अरविंद केजरीवाल जानते हैं कि इस देश में अभी भी 60% 70% जो ऑक्यूपेशन है, लोग एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट हैं। तो किसानों को अगर टैप किया जाए तो वो एक बड़ा वोट बैंक है। तो इसलिए उन्होंने किसानों के लिए भी वादे कर दिए। अब देखिए, दोनों वादों में, दोनों प्रणों में अंतर क्या है। मोदी अपना जो उनका कोर स्ट्रेंथ है, जो बीजेपी की कोर स्ट्रेंथ है नेशनलिज्म, उस कार्ड पे खेलना चाहते हैं ताकि वो पोलराइजेशन हो, और पोलराइजेशन के आधार पर बीजेपी चुनाव आसानी से 2024 का जीत लेगी। अरविंद केजरीवाल को ये पता है कि वो पोलराइजेशन के मुद्दे पर चुनाव नहीं जीत सकते, क्योंकि उनसे बड़ा भाई नरेंद्र मोदी वहाँ बैठे हुए हैं। बीजेपी का जो ट्रैक रिकॉर्ड है नेशनलिज्म का, वो ज़्यादा क्रेडेंशियल उनका मजबूत है। तो इसलिए नेशनलिज्म के मुद्दे पर वो चुनाव नहीं जीत सकते। तो इसीलिए उन मुद्दों पर सरकार को घेरा जाए या फिर आईना दिखाया जाए जिन मुद्दों को वादा करके नरेंद्र मोदी 2014 में आए थे। और इसीलिए केजरीवाल ने अपने भाषण में ये कहा कि सिंगापुर जैसे छोटे देश, जो हमसे 15 साल के बाद जिन्हें आज़ादी मिली, जर्मनी, जापान जैसे देश आज की तारीख में कितने डेवलप्ड कंट्री हैं, लेकिन हिंदुस्तान, जो कि 70 साल से पहले इस देश में अलग अलग पार्टियों की सरकार रही है, लेकिन हिंदुस्तान उन देशों के मुकाबले में बहुत पीछे है।
तो उसमें वो कांग्रेस के साथ साथ जो बीजेपी का 8 साल का शासन नरेंद्र मोदी का है उसको भी वो जोड़ रहे हैं कि भाई इन्होंने भी 8 साल में कुछ नहीं किया है, सिर्फ वादा करने के अलावा। तो एक तरह से 2014 में जिस तरह से नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस को पटकनी दी थी, 2024 में अरविंद केजरीवाल का जो गेम प्लान है कि वो नरेंद्र मोदी को बैकफुट पे खड़ा करने के लिए वो उन्हीं वायदों का इस्तेमाल करके वो एक तरह से एस्पिरेशनल जो इंडिया है उसके जो इमोशन हैं, उसके जो कॉर्ड हैं, उसको टैप करने की कोशिश करें। और इसीलिए उन्होंने मिस कॉल नंबर भी जारी कर दिया है कि इस पे एक तरह से जनता उनके साथ में जुड़े। और आने वाले दिनों में जिस तरह से अरविंद केजरीवाल के जो करीबी लोग हैं उनसे आप बात करें तो उनकी जो प्लानिंग है कि वो एक बड़ा नैरेटिव और एक बड़ा पब्लिसिटी कैंपेन लॉन्च करेंगे, जिस तरह से बीजेपी ने 2014 में किया था। उस कैंपेन का सीधा लक्ष्य होगा, क्योंकि वो बीजेपी से वैसे मुठभेड़ नहीं लेना चाहते। वो बीजेपी की नेशनलिज्म के जो सारे पॉइंट्स हैं, इसलिए छोटा मोदी उन्हें इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो भी बीजेपी करती है उसको वो तुरंत कॉपी पेस्ट करने में 2 सेकंड की भी देरी नहीं करते। उन्होंने हनुमान चालीसा रट लिया, राम मंदिर चले गए, वहाँ पर वो भक्ति और सारा कुछ उन्होंने वो सारे काम किए जो कि उन्हें वो एक बेहतर हिंदू दिखाएं और कहीं ना कहीं वो जो नेशनलिज्म का कार्ड है, हिंदुत्व का कार्ड है, उसमें उनका वोट माइनस ना हो। लेकिन वो उस ट्रैक रिकॉर्ड पे घेर करके उस एस्पिरेशनल क्लास का वोट लेना चाहते हैं। वो लड़ाई कास्ट के आधार पर और जो कम्युनिटी है उसके आधार पे नहीं लड़ना चाहते। गुजरात में अगर उनकी स्ट्रैटेजी को देखें तो अरविंद केजरीवाल को ये पता है कि उनके साथ में उनके पास में बैटरी ऑफ लीडरशिप नहीं है, उनके पास में कास्ट अलायंसेज नहीं है। तो इसलिए वो अगर कास्ट के ऊपर लड़ेंगे तो वो हार जाएंगे बीजेपी से। तो इसलिए वो क्लास डिवाइड चाहते हैं, यानी कि वो क्लास जिसको कि रोजगार नहीं मिला, वो क्लास जिसके बच्चे स्कूलों में नहीं पढ़ते, वो क्लास जिसको हेल्थ केयर की सुविधा नहीं मिलती। तो इसलिए वो क्लास वॉर चाहते हैं, न कि कास्ट वॉर चाहते हैं। तो वो बड़ी स्ट्रैटेजी के साथ अरविंद केजरीवाल अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं 2024 के लिए। ये अलग बात है कि आप कह सकते हैं कि भाई जिस पार्टी के पास अभी सिर्फ 4-5 एमपी हैं वो 300 एमपी वाली पार्टी से कैसे लड़ेगी। क्या ये बिल्कुल हाइपोथेटिकल सवाल नहीं है? क्योंकि अगर बीजेपी की लड़ाई है तो कांग्रेस के साथ में है, क्योंकि कांग्रेस 150-200 सीटों पर सीधे बीजेपी के साथ फाइट करती है नॉर्दर्न इंडिया में। लेकिन आप इस बात को न भूलें कि पंजाब जैसे राज्य जहाँ पे कोई नहीं उम्मीद करता था कि अरविंद केजरीवाल की पार्टी इतने बड़े मैंडेट के साथ में आ जाएगी, और कई बार जब जिस तरह से 2014 में नरेंद्र मोदी को बहुमत मिला था तो कई बार जनता इमोशन पे वोट देती है और उस समय पार्टी का स्ट्रक्चर, कास्ट, ये सारी चीज़ें बेमानी हो जाती है। तो इसलिए अरविंद केजरीवाल उस पूरी लड़ाई को, मोदी के खिलाफ जो उनकी लड़ाई है या जो उनका पॉलिटिकल एम्बिशन है, 2029 में वो नहीं जाना चाहते, वो मोदी को 2024 में काउंटर करना चाहते हैं। और इसलिए इस लड़ाई को जो सीबीआई के छापे मनीष सिसोदिया पे पड़े हैं उस पे उन्होंने जो बातें कही है वो बड़ी इंटरेस्टिंग बातें कही है। उन्होंने कहा कि न्यूयॉर्क टाइम्स में उसके फ्रंट पेज पर छपने में प्रधानमंत्री और राष्ट्राध्यक्ष को कई साल लग जाते हैं और छपते भी नहीं हैं, लेकिन दिल्ली का एक शिक्षा मंत्री जो विश्व का सबसे बढ़िया शिक्षा मंत्री है, वो जब छपता है न्यूयॉर्क टाइम्स में तो सीबीआई छापे मार देती है। उनके कहने का नैरेटिव ये है कि किस तरह से उन्होंने दुनिया की नज़रों में भारत को ऊपर उठाया है, लेकिन दिल्ली की सरकार नहीं चाहती कि दुनिया में भारत का नाम हो। और उन्होंने एक और बात कही, उन्होंने ये कहा कि न्यूयॉर्क टाइम्स में 2 साल पहले भी ये खबर छपी थी, लेकिन वो भारत की प्रशंसा के बारे में नहीं थी, बल्कि भारत की आलोचना के बारे में थी कि किस तरह से कोविड में इतने लाखों लोगों की जानें गई हैं, यानी कि निशाना मोदी सरकार पे था। तो आप समझ सकते हैं कि लड़ाई किस ओर जा रही है। शंकर रमेश, द प्रिंट। लेकिन आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने कमेंट्स, अपने रिएक्शन लगातार हमें भेजते रहें।